मार्केट के अंदर आज हमें ग्रीडी जोन देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बाजार के अंदर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। बाजार काफी टाइम से सिर्फ एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया जा रहा है। अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी के अंदर एज ऑफ नाउ कोई भी होप दिखती हुई नहीं दिख रही कि भाई कभी भी रिसेंट में ब्रेकआउट होता हुआ दिखने वाला है। अगर हम रिजल्ट सीजन की भी बात करें तो इंडियन मार्केट के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वो सिंगल डिजिट के अंदर ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। मतलब रिसेंटली रिलायंस का रिजल्ट आया जहां पर जो एबिटा था वो अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव में आता हुआ दिखा। इसी के साथ साथ जो टॉप लाइन थी वो 20% के आसपास बढ़ती हुई दिखी। लेकिन अगर हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहां पर जो निम रेशियो है वो अभी भी एक बड़े प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो क्या इंडियन बाजार के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो हमारे करंट लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं? इसी के साथ साथ जो हमारा रिजर्व है फॉरेक्स रिजर्व क्या वो अभी और ज्यादा डिक्लाइन कर सकता है? जो ब्रेंट क्रूड है वो जिस हिसाब से बढ़ रहा है क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रेशर आ सकता है, या फिर दिसंबर तक अगर ये वॉर चल जाती है तो क्या एक बड़ा क्रैश आ सकता है? बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए और इसी के साथ साथ नीट एग्जाम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रिसेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बनती हैं हमारे देश को लेकर। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बाजार के साथ। बाजार में कुछ भी खास नहीं हो रहा। इवन जो निफ्टी 50 है वो भी अब कंसोलिडेट कर रहा है और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मर चुका है। कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इस समय पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करने वाला है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। जो ट्रंप है वो 20 जनवरी 2028 को अपना टेन्योर कंप्लीट करेगा और तब तक क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बाजार अपने सिर्फ और सिर्फ इसी कंसोलिडेशन वाले जोन के अंदर चलता रहे? अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला अगले 1 से 2 सालों के अंदर। तो ये एक बड़ा रिस्क है इन्वेस्टर्स के लिए। कैसे एक बड़ा रिस्क है? अगर आप देखोगे तो जो एफआईआई है वो लगातार हमारे बाजार को बेच रहा है। जो डीआईआईज हैं जिसके पास आपका और मेरा पैसा है उनके पास भी जो इनफ्लो आता है वो अब धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और अगले 2 साल तक जब तक ट्रंप है तब तक ये जो वॉर है ये चलती रहेगी। कुछ ना कुछ नया वो लेकर के आता रहेगा। अगर ये वॉर चलेगी तो वो टैरिफ लेकर के आएगा। टैरिफ चला गया तो किसी ना किसी तरीके से वो धमकाने की कोशिश करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है जिसके अंदर यूक्रेन कह रहा है कि रशिया ने हिट किया है ऐसे शिप को जहां पर इंडियन क्रू था और जिसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने भी बताया कि भाई आपने ये चीज गलत करी है। अगर आप नेट देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जब शिप होती है वहां पे मेन जो क्रू है वो इंडियंस होते हैं, उनकी शिप के ऊपर भी हमला होता है। वो शिप जो कि कमर्शियल शिप है और उसके ऊपर ज्यादातर इंडियंस हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब रशिया की भी कुछ मिसाइल्स हिट करती हैं कुछ ऐसे कमर्शियल शिप्स को जहां पर इंडियंस हैं। तो इंडियंस की जान की एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर कोई भी मेन कीमत तो देखने को नहीं मिलती। और अगर आप बात करोगे इंडिया के खुद के अंदर तो वहां पर भी कुछ खास नहीं है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम नेट बात करें जो रिलायंस के नंबर्स हमें देखने को मिले वो 25% ईयर ऑन ईयर लेवल पे टॉप लाइन ग्रो होता हुआ दिखा। वहीं पे जो एबिटा है उसके अंदर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला और जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो डिक्लाइन हो गया 22% के आसपास। अगर आप हमारे निफ्टी 50 की बात करोगे जो कि एक जगह ही इस समय पे कंसोलिडेट कर रहा है और वैल्यूएशन के लेवल पर गिरने के बावजूद थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, वो क्यों हो रहा है? जो कि निफ्टी की टॉप लाइन है जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जैसी कंपनीज आती हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं आ रही। और अगर ग्रोथ आ भी रही है तो जो मेजर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है या फिर निम रेशियो होते हैं या फिर एनपीए रेशियो होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आप खाली कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स को तो आपको लगेगा अरे भाई ठीक है ना, पिछले 2025 वाले जून वाले क्वार्टर के अंदर कितना टॉप लाइन था, इस बार कितना टॉप लाइन है, अरे भाई अच्छा खासा जंप देखने को आपको मिल रहा है अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे टॉप लाइन में। लेकिन अगर आप बॉटम लाइन को देखोगे तो बॉटम लाइन में हवा खराब हो रखी है। लास्ट क्वार्टर से जून 2025 में इस क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर लेवल पर देखोगे तो बोलोगे कि ठीक है, लेकिन टीटीएम के अंदर भी एक बड़ा झटका देखने को मिला है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ये क्या बताता है कि इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन होते जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो काफी सारे एनालिस्ट हैं जो कि पॉजिटिव हैं। वो पॉजिटिव से इस वजह से हैं क्योंकि हाई बेस इफेक्ट जो कि प्रीवियस ईयर में रहा वो
एक टाइम का है, ये ज्यादातर लोग मान रहे हैं। लेकिन ये तो बात हो गई रिलायंस की, लेकिन अगर आप डिक्सन को देखोगे या किसी भी दूसरी कंपनी को, इन सब की टॉप लाइन और बॉटम लाइन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल बनता हुआ दिखता जा रहा है। अगर मैं बात करूं एफआईआई की, तो एफआईआई इंडिया में कैसे आएगा? अगर आपकी जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कि टॉप टियर कंपनीज हैं, उनके ही प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, तो कैसे इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर भरोसा आएगा इन्वेस्टर्स का? ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट है ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है कि इंडिया के अंदर फंडिंग लेकर के आई जाए। अगर हम बात करें कितना पैसा, कितना फॉरेक्स रिजर्व बचा है, इसको समझना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो आप देख सकते हो $90 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है ब्रेंट क्रूड, वापस से, जो कि $73 तक था, वापस से $91 के आसपास आ चुका है। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बाजार के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और जब तक ये इस वाले जोन में रहेगा, मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब बाजार गिरता है तो वापस से ये रिकवरी फॉर्म में आता है और हम अच्छा पैसा बना पाते हैं एज अ इन्वेस्टर। तो जब जब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तब हमें यहां पर देखना चाहिए। एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बहुत जल्दी बनते हुए दिखेगी जैसे ही बाजार के अंदर करेक्शन आएगा। लेकिन जब तक जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये एक जगह आकर के रुकते नहीं है, तो आप ये मान लो कि बाजार के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने वाला। जो बाजार है इंडिया का, वो स्ट्रगल करता दिखने ही वाला है। अगर हम डॉलर टू आईएनआर की भी बात करें तो 96 रुपीज पर डॉलर के आसपास आ चुका है, जो कि एक टाइम पे कितना हुआ करता था सिर्फ एक साल पहले। आज से सिर्फ एक साल पहले सेम डेट पे 86 रुपीज पर डॉलर होता था। मतलब 10 रुपए पर डॉलर बढ़ चुका है सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। कितने परसेंट का क्रैश आ चुका है रुपया के अंदर? करीब करीब 11.74% एज पर लाइव डेटा। ये मेरी साइड से मैं बना के नहीं दिखा रहा, एज पर लाइव डेटा 11% का गिरना। मतलब आप ये समझो अगर आपने लास्ट ईयर 11% के भी रिटर्न्स बनाए हैं, सो नेट नेट आप लॉस कर रहे हो इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको नहीं समझ ले, क्योंकि ये रुपया ही नहीं गिर रहा, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और रिटर्न्स नहीं बन रहे, जॉब के अंदर जो सैलरीज है वो नहीं बढ़ रही। तो हर तरफ से आपकी पिटाई हो रही है। ये आपकी नजरों में होना चाहिए, ये फोकस एरिया आपका होना चाहिए। अगर हम इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो करंटली जुलाई 10 के अकॉर्डिंग $675 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। और बेसिकली ये गिरा कहां से है? $728 बिलियन एक टाइम पे पहुंच चुका था, रिकॉर्ड हाई बना चुका था, उसके बाद वापस से गिर करके ये $675 बिलियन के आसपास आ चुका है। मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो बताए जा रहे हैं कि अगर ज्यादा कुछ नहीं होता, ये जो वॉर है ये एक्सटेंड करती है, तो दिसंबर एंड तक, 2026 दिसंबर एंड तक जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं ये ड्रास्टिकली गिरते हुए दिख सकते हैं। अगर फॉरेक्स रिजर्व इसी हिसाब से कम होते रहे तो एफआईआई का सेल ऑफ और तेज हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एफआईआई को पैसा चाहिए डॉलर्स के अंदर, वो अब ये डॉलर्स कहां से आता है? ये फॉरेक्स रिजर्व से आते हैं, राइट? और एफआईआई को लगेगा कि फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा है, मतलब एग्जिट उनकी मुश्किल हो जाएगी, तो उस सिचुएशन के अंदर एफआईआई सेल ऑफ बढ़ा सकते हैं। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने बॉन्ड लॉन्च करा, लेकिन उस बॉन्ड के अंदर भी इतना इन्फ्लो नहीं आया। लोगों को लग रहा था कि जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रहे थे वो बढ़ेंगे, उसके अंदर भी हमें कमी देखने को मिलती है। अब इन सारी की सारी चीजों को अगर हम एक साथ मिला लें तो ट्रंप का इशू आज है, अभी 2028 तक वो रहने ही वाला है, जनवरी 2028 तक। दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है? ये जो वॉर है ये कहां तक जाएगी, कब तक जाएगी नहीं पता। अगर ये कुछ महीने और चल जाए, फॉरेक्स रिजर्व में एक बहुत बड़ा झटका हमें देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज, एफआईआई लगातार बेच रहे हैं जिससे फॉरेक्स रिजर्व भी डिप्लीट हो रहा है। चौथा, जो ब्रेंट क्रूड है ये बढ़ता चला जा रहा है, आईएनआर गिरता चला जा रहा है, मतलब करेंसी और वीक हो सकती है। पांचवी चीज, अगर करेंसी वीक होती है और हम नेट इंपोर्टर देश हैं, मतलब क्रूड ऑयल के साथ साथ हम चाइना से भी बहुत सारा चीजें इंपोर्ट करते हैं जो कि डील होता है डॉलर्स के अंदर, यहां पर भी आईएनआर और ज्यादा वीक हो सकता है। सो नेट नेट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, जो अभी मार्केट कंडीशंस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो देख करके साइन अच्छा नहीं दिख रहा, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू रिपोर्ट बता रहे हैं। और इस वॉर की वजह से जो इंडिया की जीडीपी है वो 6.25 अज्यूम की जा रही है कि आने वाले टाइम पे हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो बाजार के अंदर 10-12-15% का करेक्शन आना नॉर्मल है, लाजमी है। तो क्या डर के बेच दें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक ये सारी की सारी सिचुएशन रहेगी तब तक एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा, अगर आप हिस्टोरिकली उठा करके देखोगे चीजें, इस बार अलग हो रही है, हर बार अलग होती है। अगर आप हिस्टोरिकली उठा करके देखोगे तो बाजार ऐसा होता ही रहता है। आप यहां पर देखो 16 दिसंबर से, ठीक है 2016 की बात कर रहा हूं, इस वाले ओवरऑल जोन के अंदर आप देखोगे तो कुछ भी खास आपको देखने को नहीं मिल रहा था। अगर मैं इससे भी पुराने डेटा को आपको दिखाऊंगा तो क्या हो रहा है? कुछ भी खास आपको देखने को मिल रहा है।
रहा है, इस पूरे के पूरे ज़ोन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट कंसोलिडेट हुई है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ यहाँ से देखूँ कि जो इंसान इन्वेस्ट करे ही जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था, वो एंड ऑफ द डे अच्छे ओवरऑल रिटर्न्स बना लेता है लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन अभी भी बाज़ार उसी ज़ोन के अंदर है जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और बीच-बीच में ऐसे कंसोलिडेशंस आते रहते हैं, जैसे यहाँ पर आया और अब यहाँ पर आ रहा है। जो भी सस्ते प्राइस पे एनएवी लेता रहता है, वो लॉन्ग टर्म में इससे बेनिफिट उठाता है। जो सस्ते प्राइस पे नहीं लेता, जो डर के निकल जाता है, वो चीज़ें खराब करता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हाइपोथेटिकल मान लो 2028 में ट्रंप चला जाता है, मुझे लगता है चीज़ें नॉर्मल होते हुए दिखेंगी और रैली का फ़ायदा वही उठा पाएगा जो कि सस्ते प्राइस पे चीज़ों को एक्यूमुलेट करेगा, राइट? अब जब रैली आएगी, तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो डर का माहौल है, तो इट्स फाइन, टोटली फाइन, एसआईपी करते रहो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उसी की तरह बिहेव करते रहो। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो सही नहीं है और मेरे हिसाब से ये जो मैं बात करने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट है, तो मुझे लगा इस पे बात करना ज़रूरी है। चाहे आप लेफ्ट हो, चाहे आप राइट हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आपको सपोर्ट करते हो, किसी को भी करते हो, एक कॉमन चीज़, जब भी कोई देश ग्रो हो रहा होता है, उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है, उसके देशवासी ग्रो हो रहे होते हैं, वो बहुत बड़ी बनना चाहती है। एक कॉमन चीज़ जो हर देश में हुआ है, चाहे आप चाइना उठा लो, चाहे आप सिंगापुर उठा लो, चाहे आप साउथ कोरिया उठा लो, इन सारे के सारे देशों में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है जिसके ऊपर इन लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। वो एक कॉमन चीज़ है एजुकेशन। अगर आप नॉर्मली देखते हो तो वियतनाम, जो कि एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, उनके भी जब आप ऑनलाइन चले जाओ, आपको वियतनाम जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जाकर के आप सिंपली सर्च करो कि वियतनाम के स्कूल कैसे होते हैं। हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। आपको दिख जाएगा कि उनके जो फूड है, उनके जो बच्चे हैं, कैसा मील प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उन्हें, आपको देख के मिल जाएगा। और वियतनाम एज अ इकोनॉमी के लेवल पर देखें तो हमसे काफ़ी पीछे है। पर कैपिटा इनकम में तो ठीक है, हमसे आगे है, लेकिन अगर इकोनॉमी ओवरऑल जीडीपी के नंबर की बात की जाए तो हमसे बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ चाइना की, अगर मैं बात करूँ जापान की, अगर मैं बात करूँ साउथ कोरिया की, अगर आप इन सारे के सारे स्कूल्स को देखोगे, कॉलेजेस को देखोगे, तो क्या है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पे जो मील्स होती हैं वो अच्छी होती हैं, हेल्दी होती है, और वो जो मील होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है, जो कि इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर दाल चावल या फिर मील में सिर्फ चावल ही आपको बांटते हुए दिख रहे हैं, जो आपके ब्रेन के लिए भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन इन सब से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, आप मील नहीं दे पा रहे, आप सही एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे, आप खाना अच्छा नहीं दे पा रहे, आपका एयर सही नहीं है, आपका पानी सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाहर, अगर आप जब तक बच्चे हो बाहर ज़्यादा नहीं जाते, वरना तो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलते हैं। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी नहीं दे सकते हो, तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि किसी भी देश के अंदर अच्छी होनी चाहिए, वो है जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबके लिए इक्वल हो, सही से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम जब कंडक्ट होते हैं तो उसके पीछे पैसे लगते हैं, जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से जाते हैं। अगर एग्ज़ाम भी सही से नहीं करवा पा रहे हम, और उसके बाद अगर आप प्रोटेस्ट तक नहीं कर पा रहे, जो इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रोटेस्ट के ऊपर इस लेवल की चीज़ें की गई हों। अगर आप ये भी नहीं करवा पा रहे और आप कहते हो कि आप एक डेमोक्रेसी हो, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस देश के लिए भी, इन लोगों के लिए भी। लोग बोलते हैं कि यार बैठ करके क्या होने वाला है, आपको ऑन ग्राउंड उतरना पड़ेगा। जब ये सारी सारी चीज़ें हो रही थी तो मैं खुद ऑन ग्राउंड भी गया था, लेकिन गाड़ी से जा रहे थे तो वहाँ पर बैरिगेटिंग थी, तो इतनी आगे आप वैसे भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब ये चीज़ें सारी की सारी हो रही थी तो मेरी आंखों के सामने मैंने ये जो सिचुएशन है ये खराब होते हुए देखी है। सो अगर आप ये सोचो कि आप इनको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, अगर आप आज भी मोदी जी या किसी का भी नाम ले रहे हो, आप कह रहे हो कि राहुल की वजह से हो रहा है, मोदी की वजह से हो रहा है, या किसी की वजह से भी हो रहा है, तो आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल कर रहे हो, अपने आने वाली अगली जनरेशन के साथ खेल कर रहे हो। और स्टॉक मार्केट तो छोड़ दो, स्टॉक मार्केट तो छोड़ दो, आपका देश ग्रो ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब होता है? जितने भी अच्छे लोग हैं, मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल दो, अगर कोई इंसान 1.5 2 3 लाख रुपए कमा रहा हो महीने के, और वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है, आपको क्या लगता है कि वो इंसान इंडिया में रह करके जीना पसंद करेगा, वो इंडिया के बाहर जा कर के जीना पसंद करेगा? अगर एक इंसान की फैमिली है, बच्चे हैं, जो उसे पता है कि उसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो क्या वो इंडिया में नीट एग्ज़ाम का वेट करेगा कि भाई नीट एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद मेरा जो बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, वो जो मेरा बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, देश की सेवा करेगा? देश की सेवा करने के लिए तो भाई एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, वही नहीं करने पा रहे, वही चीज़ें आपकी निकल जा रही हैं, आपके हाथों से निकल जा रही हैं। इन सब के बावजूद इंसान पानी के साथ स्ट्रगल कर रहा
है, हवा के साथ स्ट्रगल कर रहा है, रात में रोड रेज हो जाती है, उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, ज़मीन के अंदर गड्ढे हैं, उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, पूरे पैसा देने के बाद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, एथेनॉल के साथ स्ट्रगल कर रहा है, जो गाड़ी वो अपने पैसों से टैक्स देने के बाद खरीद रहा है, उसके अंदर स्ट्रगल कर रहा है। जब इतनी सारी चीज़ें स्ट्रगलफुल हैं, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि एक इंसान जो कि थोड़ा-सा पैसा कमा सकता है, थोड़ी-सी अच्छी एजुकेशन है उसके पास, उसको दूसरी कंपनी बोल रही है कि आप हमारे देश में आओ, हम आपको अच्छा पैसा देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, वो क्यों नहीं जाएँगे? इसरो के अंदर से भी काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो निकल गए और नई कंपनी, प्राइवेट कंपनी उन्होंने जॉइन कर ली, क्योंकि उनको अच्छा पैसा मिल रहा था, अच्छा रहन-सहन मिल रहा था और इसरो के अंदर ये चीज़ नहीं मिल रही थी। और वो कंपनी किसने शुरू करी थी? इसरो के ही कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने। और उस कंपनी में कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? चाइनीज़ कंपनी, यूएस की कंपनी, इलॉन मस्क, ऐसे लोग इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो इसरो आगे चल कर के हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको इग्नोर किया गया, उनके साइंटिस्ट को वो वैल्यू नहीं दी गई, तो वो वैल्यू किसी और ने दी और अच्छा ब्रेन जो कि इसरो को आगे ले जा सकता था, अपने पास उठा करके ले गया। अब प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये चीज़ें ड्राइव की जाएँगी। सो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, हर किसी से, कि अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आगे बढ़ो। चाहे ये कांग्रेस चला रही होती, चाहे ये बीजेपी चला रही है, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है किसी भी देश के लिए? कि वो देश रहना चाहिए। अगर देश है तो पार्टी तो आती-जाती रहती हैं, लीडर परमानेंट नहीं होते। प्रैक्टिकली देखोगे तो जो भी लीडर होता है, जिसको आप इस समय पे पीएम कह रहे हो, वो चेंज होते रहता है टाइम के साथ-साथ। अगर एक पीएम अच्छा काम करता है, तो सिंगापुर बनता है, स्विट्ज़रलैंड बनता है। अगर एक पीएम अच्छा काम नहीं करता, तो वेनेज़ुएला जैसे हाल हो जाते हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे हाल हो जाते हैं। तो आपके हाथ में है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। सही टाइम पे सही चीज़ों को फ़ोकस में लेके आओगे, तो भाई स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी, आज एजुकेशन सिस्टम भी बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। लेकिन अगर चीज़ें नहीं चलती इस हिसाब से, तो एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट क्या है? रिफ्लेक्शन है आपके देश की, कि आपका देश कैसे ग्रो कर रहा है, क्यों लोगों को मारा पीटा जा रहा है। एफआईआई इन्वेस्ट सिर्फ तब करेगा जब उसे दिखेगा हाँ यहाँ पे जो लोग हैं वो पैसा कमा पाएंगे, और जब पैसा कमा पाएंगे तभी बिजनेसेस को फायदा हो पाएगा। सो नेट नेट हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट करो, चाहे आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, आपको सपोर्ट अपने बच्चों को करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इनके ज़्यादातर जो लीडर्स हैं उनके बच्चे ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, उन्हें आपके लोगों से एज सच फ़र्क पड़ता ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।